आरोप सामने आया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने वीडियो जारी करके दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से तोड़फोड़ की है। यह आरोप लगाया गया। एक्स पोस्ट पर महुआ मोइत्रा की तरफ से लिखा गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी शुरू। ये दावा महुआ मोइत्रा की तरफ से किया गया। ये वीडियो है जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही वीडियो है जो कि महुआ मोइत्रा की तरफ से जारी किया गया, यानी कि पोस्ट किया गया। इस वीडियो में आरोप लगाए गए कि लाठी और डंडों और बुलडोजर का इस्तेमाल करके तोड़फोड़ की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। इसका कैप्शन महुआ मोइत्रा की तरफ से दिया गया कि बीजेपी की गुंडागर्दी शुरू। और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक्सपोस्ट पर दावा किया कि बुलडोजर के जरिए कोलकाता में मीट की दुकान को तोड़ा गया। डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा कि सेंट्रल कोलकाता में न्यू मार्केट इलाके में बीजेपी की जीत के जश्न के दौरान पुलिस की अनुमति से एक बुलडोजर लाया गया और मीट की दुकानों को तोड़ा गया। इस दौरान सीएपीएफ के जवान मौके पर खड़े रहे। डेरेक ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, यही है बीजेपी, दुनिया इन तस्वीरों को देखे। और चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा पर चुनाव आयोग भी सख्त नजर आया। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए। हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के निर्देश दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सीएपीएफ को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, यानी कि बंगाल में चुनावों के बाद यदि कहीं पर हिंसा देखी जाती है तो इसमें चुनाव आयोग ने भी सख्ती बरती है और कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा टॉलरेट नहीं की जाएगी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ऐसे में ईसी ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए। हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी ने सीएपीएफ को भी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव के बाद आए परिणाम को लेकर चुनाव आयोग पर गुस्सा निकाला। दावा किया कि चुनाव में साजिश के तहत उन्हें हराया गया। बीजेपी पर काउंटिंग सेंटर्स पर कब्जा करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाने का आरोप लगाया। कई इलाकों में हिंसा किए जाने का भी आरोप लगाया। टीएमसी के नेताओं की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि बंगाल में जो हुआ वो काला अध्याय है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। तो इस्तीफा नहीं देने वाले ऐलान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई भी इस देश में संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान के मुताबिक ही सब कुछ होगा। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सीधा और तीखा हमला ममता बनर्जी पर साधा गया। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ममता बनर्जी के इस बयान पर जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस देश में सब कुछ संविधान से ही होगा, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान तब सामने आया जब ममता बनर्जी ने अपने भतीजे के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को असली गुनहगार, असली विलेन बताया और कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को हराया गया, वो हार नहीं रहे थे। ये दावा और आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए हैं। अब इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भले ही अगर इन लोगों ने हराया है औपचारिक तरीके से, लेकिन मोरालिटी के आधार पे मैं हारी नहीं हूं, इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगी। नहीं करेंगे, इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत है। तो कई संविधान विशेषज्ञों ने चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी के सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने पर सवाल उठाए और इस फैसले को संवैधानिक मानदंडों के विपरीत करार दिया। ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी। क्या ये नहीं समझती है क्या कि 8 तारीख को तो इस असेंबली का
जो म्याद है, जो उनका लाइफ है, वो ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद वो तो ऐसे भी नहीं चीफ मिनिस्टर रह सकती है। लेकिन इस महिला का क्या चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो दिमाग ठीक है। If she has lost the confidence of the people, which she has, also the chief minister having lost her own seat. Now we all know, and she does know well, she's been enough in electoral practices and elections, that if there is a problem with the elections, if at all, then the proper course to do is to challenge the election by way of an election petition. She does feel that she has lost unfairly, then the only person she can go to is the Supreme Court or the High Court of West Bengal and file an election petition. The chief minister of a state enjoys power only at the pleasure of the governor. If the chief minister wrongly clings on to office, it is the duty of the governor to dismiss her. तो ममता के इस्तीफा नहीं देने के ऐलान के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं सौंपे तो नई सरकार के गठन को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है। चलिए हम आपको बताते हैं। संविधान के मुताबिक ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल पूरे होने पर सरकार का कार्यकाल जारी नहीं रह सकता है। 7 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ममता 7 मई के बाद मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। तो वहीं राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के अनुच्छेद आर्टिकल 164 के तहत राज्य में नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने और उसे शपथ दिलवाने की शक्ति होती है। अब ऐसे तौर पर राज्यपाल इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर सकते हैं। चुनाव में हारने वाली सरकार और मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी के बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अब ऐसे में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, यानी कि भले ही ममता बनर्जी इस्तीफा ना दे, लेकिन वो नियमों के मुताबिक जनादेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। तो ममता बनर्जी के इस्तीफे के इनकार के बाद जहां बीजेपी उन पर हमलावर है, तो वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनका खुलकर समर्थन किया है। नहीं करूंगी तो इसका अर्थ ये होता है कि ममता दीदी भारत के संविधान का तो अपमान कर ही रही है, भारत के कानून का तो अपमान कर ही रही है और वो बार बार करती आई है। लेकिन इस बार जो जनादेश उनके खिलाफ दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने, वो इस बार जनता का भी अपमान कर रही है। Therefore, last 3 months she is not working as a chief minister. Therefore, what is the question of resignation? But इस बार काउंटिंग में चोरी हुआ, that is final. All the persons, all the candidates were brutally assaulted. All the candidates, election agents, counting agents were brutally assaulted and thrown in presence by the CISF, CRPF. वहीं बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी पर हार के बाद भी ड्रामा करने का आरोप लगाया। तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को वोट चोर बताया। आप लोग नोटंकी जितना देखना है चाहते हैं तो आ सकते हैं। आप ड्रामा देखो दीदी का, एक सरकार में था ड्रामा देखा और सरकार के आने के बाद ड्रामा देखा और नहीं रहने के बाद और भी ड्रामा देखेंगे। दीदी अच्छा एक्टिंग भी करेंगे। ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, पर जिस तरीके से लूट के हराया गया है, मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं जो मुझे कह रहे हैं कि 17C फॉर्म पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो वहीं बीजेपी नेता शिशिर बाजौरिया ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी पर हार के बाद भी जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शिशिर बाजौरिया जी हैं। शिशिर जी, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो मना कर दिया कि न मैं इस्तीफा दूंगी न राजभवन जाऊंगी, ये चोरी से बनी हुई सरकार है जो आने वाली है। इतना बड़ा जनादेश जिसको बोलते हैं प्रचंड वोट, प्रचंड सीटों, 2/3 से अधिक बहुमत, यदि इसको हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व विधायक इसको न स्वीकारें तो उनकी मर्जी है। शायद मानसिक संतुलन खो बैठी हैं
कि इतना बड़ा धक्का लगा है कि वो अपना विधायक पद भी नहीं संभाल पाई, तो शायद उसी में ये बौखला के बोलना है। अब वो इस्तीफा दें या नहीं दें मर्जी उनकी है। यहाँ पर केवल पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ केवल राजनीति और सरकार नहीं चलाना था, ये तो बहुत बड़ा अवैध धंधा चला रहे थे। अब इनको दिख रहा है कि इनका घर कैसे चलेगा, इनका ये धंधा कैसे चलेगा। तो कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार बन रही है वो चोरी की सरकार है, इलेक्शन कमीशन की वजह से बनी। जनता के वोटों से हमारी सरकार बनी है, जनता के वोटों से वो हारी हैं। अब वो जिसको भी बोले, अब तो ये भी बोल सकते हैं कि जनता ने हमसे चोरी करी। तो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की करारी पराजय से विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। रिजल्ट आने के बाद अब बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर समाजवादी पार्टी में भी इसे लेकर दो फाड़ नजर आ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बंगाल में बीजेपी की जीत को वोटों की लूट करार दे रहे हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इसके पीछे टीएमसी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार को बड़ी वजह बताया। वो इतने से ही नहीं रुके, आगे उन्होंने पूरे विपक्ष को बंगाल में मिली हार से सीख लेने की नसीहत तक दे डाली। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता किरण नंदा जी हैं। किरण जी, जो रिजल्ट आया है पश्चिम बंगाल का, आप कैसे देखते हैं? ममता की हार क्यों हुई, वजह क्या थी? देखिए, ममता का हार क्यों हुई वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ममता जी बोल सकता है। तो सामग्रिक जो रिजल्ट है चुनाव में, ये पश्चिम बांग्ला का जनता इस बार बदला चाहते थे, क्यों तृणमूल का 15 साल सरकार में इतनी एंटी इनकम्बेंसी का सवाल आया जिसमें जनता तृणमूल का विरोध में है। एक सवाल ये भी है, लेकिन आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, खुद आपके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो चोरी हुई है, ये तो ममता को हराया गया जबरदस्ती। देखिए, पर्सनल ममता को हराया, चोरी की नहीं चोरी मैं नहीं जानता। पूरी पार्टी को अखिलेश यादव कह रहे हैं तो मैंडेट ही चोरी कर लिया बीजेपी ने। देखिए, ये बात क्या बोला अखिलेश यादव जी मैं नहीं जानता हूँ। बंगाल में हम लोग प्रैक्टिकली जो देखा, दिस इज द पीपल पार्टी। तो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मिली करारी हार को लेकर आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल 2021 से 2026 तक सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी रही, अनियमितताओं के संदेह से पहले से ही, और दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद तो और भी ज्यादा चिंताएं सामने आई। हुमायूं कबीर की तरफ से ये दीदी की हार पर वार किया गया। पहले भी कुछ गड़बड़ किया, सेकेंड टाइम जो आया 2016 में, तो इसका इफेक्ट 2021 में नहीं पड़ा। आम आदमी को पास विकल्प नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो सोचा मैं जो करेंगे वही मान लेंगे आम आदमी, तो जिस होना चाहिए तो हो गया। वहीं कैबिनेट बैठक में बंगाल की ऐतिहासिक जीत गूंजी। बड़ी जानकारी सामने आई। कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया और उन्हें विधानसभा चुनाव में मिली जीत की बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये जीत काफी समय से लंबित थी, ये जनता की जीत है और अब हमें जिम्मेदारी के साथ उज्जवल बंगाल के लिए काम करना है। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो चली है। बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता एक बार फिर सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल समेत कई गठबंधन के नेताओं ने ममता बनर्जी से फोन पर बात करके उनको समर्थन अपना दिया है, समर्थन जताया है। चर्चा ये भी है कि सभी नेता आज या कल कोलकाता पहुंच सकते हैं, जहां साझा रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विपक्षी दल हालिया राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूत संदेश देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। खासतौर पर 2024 के बाद की राजनीतिक दिशा और राज्यों में बढ़ती टकराव की राजनीति को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये कदम विपक्षी एकता को एक बार फिर से धार देने की कोशिश है, जिसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। अब नजर इस बात पर है कि कोलकाता की ये संभावित बैठक क्या नया सियासी समीकरण तैयार करती है और क्या विपक्ष एक साझा एजेंडा सामने ला पाएगा।
तो वहीं बंगाल में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने सनातन का अपमान करने वालों का सुपड़ा साफ कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर आने वाले पैसों पर डकैती डालेगा, गुंडों को आश्रय देगा, उसका यही हाल होगा। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। तो बंगाल विधानसभा चुनावों की सबसे खास बात यह रही कि इस बार 2 चरण में मतदान होगा और दोनों ही चरणों में 90% से ज्यादा वोट पड़े। ये कैसे संभव हुआ, इसे समझने के लिए आपको उस सुरक्षा चक्र की कहानी को समझना चाहिए जिसने पश्चिम बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाया कि आप निडर होकर वोट डाल सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड मतदान ने बदली बंगाल की फिजा, कैसे बना निडर वोटर वाला नया बंगाल। बंगाल के सुरक्षा चक्र की पूरी क्रोनोलॉजी। बंगाल की राजनीति का इतिहास हिंसा की अनगिनत अध्यायों से जुड़ा रहा है, लेकिन इन चुनावों में तस्वीर बदलती दिखी। 2 चरणों में हुए मतदान के बावजूद दोनों चरणों में 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस मानसिक बदलाव का संकेत है जो मतदाता के भीतर आया है। पहले जहां वोट डालना जोखिम भरा फैसला माना जाता था, वहीं अब पश्चिम बंगाल की जनता ने खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था खड़ी रही, जिसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि इस बार उनका वोट सुरक्षित है और उनकी आवाज दबेगी नहीं। लोगों के अंदर भय का एक माहौल बना दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने आज जिस प्रकार का जनादेश देने का निर्णय किया और जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत साफ है कि भय से अब बंगाल की जनता बाहर आ गई। ये समझना जरूरी है कि इतना बड़ा मतदान प्रतिशत सिर्फ अपील से नहीं आता है। इस बार चुनाव में सीआरपीएफ की बड़े पैमाने पर तैनाती ने उसी भरोसे को जन्म दिया। हर संवेदनशील बूथ पर जवान मौजूद रहे। फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीम लगातार निगरानी करती रही। स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक सुरक्षा का एक पूरा घेरा तैयार किया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि जिन इलाकों में पहले डर और दबाव का माहौल था, वहां इस बार लोग बिना किसी भय के घरों से निकले और मतदान केंद्र तक पहुंचे। सुरक्षा की ये मौजूदगी सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गई। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पश्चिम बंगाल में इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो सिर्फ माहौल का नहीं बल्कि आंकड़ों का भी है। 13 जिले और कमिश्नरेट ऐसे रहे जहां न हिंसा हुई और न ही एक भी मौत दर्ज हुई।